गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। हेलो बच्चों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 7th 8th, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोग 7th 8th के बच्चे हैं। 7th 8th का इंग्लिश बताने जा रहा हूं। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? तो बच्चों, टेंस जो होता है ना, वो इंग्लिश का बैकबोन होता है। टेंस जो होता है वो इंग्लिश का बैकबोन होता है। क्या होता है इंग्लिश का? बैकबोन, अर्थात रीढ़ की हड्डी। क्या होता है? हाँ, अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर अच्छे से समझना और जानना है तो आपको टेंस मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इसी को हम मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर आप लोग का टेंस एकदम से मजबूत हो जाएगा, है ना, तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। बोलिए यस या नो? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? पार्ट 1, जिसमें बहुत ही डीपली पढ़ाया हुआ है। और ये पहचानने के नियम, बनाने के नियम का वीवीआई नोट, क्रिया का रूप और क्रिया का रूप का वीवीआई नोट। इसके अलावा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस पर वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किस तरह से किया जाता है, वो अच्छे ढंग से बताया हुआ है। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए। पहले क्या देखिए? पार्ट 1 देखिए। इसके बाद पार्ट 2 को आप लोग देखिएगा, है ना। तो ये मेरा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओनली फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ? पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। और आप लोग को एक बात बता देता हूं कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते तो टेंस बहुत सारे हैं, लेकिन पहचानने के नियम या बनाने के नियम या बनाने के नियम का वीवीआई नोट, क्रिया का रूप या क्रिया का रूप का वीवीआई नोट पूरे विस्तार से या डीपली नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसके कारण से बच्चा कम समझ पाता है। यहां हम जो नियम लिखे हैं इस तरह से सेटिस्फैक्शन के साथ लिखे हैं कि अगर आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। बोलिए यस या नो? तो चलिए अब हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो लिखा हुआ ये समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले पहचानना है कि आखिर इसके पहचानने का नियम क्या होता है। बोलिए यस या नो? तो पहचानने का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा हुआ रहे, वह वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कैसे, कुछ बच्चा ये सोचेगा कि वाक्य कैसे बनाएंगे, बनाकर बताइए हमें किस तरह से वाक्य बनते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले क्या है? ता है। क्या है पहले? तो इस पर वाक्य क्या बनेगा? राम आम खाता है। बोले तो यहाँ पर कह क्या रहा था कि अंत में लगा हुआ रहेगा। देखिए, क्रिया के अंत में, तो खाना क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया क्या होता? जिसके अंत में ना लगा हुआ रहे। ट्रिकली समझ लेना। जैसे में खाना, पीना, हंसना, बोलना, रोना, आना, जाना। बोलिए यस या नो? तो इसके अंत में आपको लगा हुआ रहेगा ता है। जैसे खाना के अंत में हम लोग लगा देंगे ता है, तो बन जाएगा खाता है। क्या बन जाएगा? खाता है। पीता है, बैठता है, उठता है ना। तो इसमें क्या बनेगा कि राम आम खाता है। इसमें क्या बनेगा? सीता आम खाती है। या फिर ऐसे बना सकते हैं, वह आम खाता है, और यहां बना सकते हैं वह आम खाती है। और यहाँ ते हैं है, तो या तो बना सकते हैं वे लोग आम खाते हैं, या फिर हम लोग आम खाते हैं। बोले यस या नो? और ते हो अगर रहता है तो तुम वाला वाक लेना, तुम आम खाते हो। और अगर ता हूं तो गर्ल्स में, सॉरी बॉयज में अगर बोलेगा कि मैं आम खाता हूं, अगर वही गर्ल्स रहेगी तो ऐसे बोलेगी मैं आम खाती हूं। तो बोलो वाक्य तैयार हो जाएगा। तो सबके अंत में ये सारा है कि नहीं? तो ये मतलब पहचानने का नियम एकदम पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ लिखा हुआ। अब आगे क्या है? बनाने का नियम। क्या है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। ही मीन्स क्या होता है? वह। और सी मीन्स भी वह होता है। लेकिन ही मीन्स जो वह होता है वो पुलिंग के लिए होता है।
यानी पुरुष के लिए, नर के लिए, और सी मीन्स वह मादा के लिए। बोलिए यस या नो। तो ही सी इट नेम, नेम का मतलब सब लोग समझते होंगे, नेम का मतलब नाम, एंड और हुआ, और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। सिंगुलर नंबर का मतलब तो ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग। एक वचन बहुत सारा बच्चा नहीं समझता होगा, तो देखो उसको समझाते हैं। जैसे मान लो कि आप लिखे हैं चेयर, क्या लिखे हैं? ये एक वचन है, सिंगुलर है। बोलिए यस या नो। जैसे में आप पेन लिखे हैं, PEN, ये क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। और जैसे ही इसमें एस लग जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। बोलिए यस या नो। और चेयर में एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह का रहता है, जैसे में चेयर रहता है CHAIR, या पेन रहता है, तो ये दोनों सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग। किसके साथ? डज का प्रयोग। और दे, वी, आई, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग। जैसे में देख लो, दे का मतलब वे लोग, वी हम लोग, आई मैं, यू तुम, तो ये सब अगर रहेगा, और प्लूरल नंबर भी है, प्लूरल नंबर हमने बहुवचन आप लोग बताए थे ऐसा वाला, तो इस तरह से रहेगा, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? डू का प्रयोग। क्या प्रयोग किया जाता है? इसके बाद अब देखिए, सारे सेंटेंस में डू और डज प्रयोग नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है सबसे टफ है, सबसे टफ यही टेंस है। बोलिए यस या नो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी होगा कभी ना होगा, कभी डू होगा कभी डज होगा और कभी वो ना होगा, है ना। इसीलिए इसको हम एक नोट तैयार किए हैं। क्या तैयार किए? जैसे टीचर बता देते हैं कि इसमें डू लगेगा, इसमें डज, लेकिन ये नहीं समझा पाते कि डू डज कब नहीं होगा, तो उसके लिए हम एक अलग स्पेशल रूल बनाए हैं और इसको नाम दे दिए बनाने के नियम का VVI नोट। बोलिए यस या नो। देखिए VVI नोट में क्या लिखा कि डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, डू डज का प्रयोग से सभी सेंटेंस में किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सेंटेंस क्या है भाई कि एगो के छोड़ना बाकी सब में करेंगे, तो टेंस के अकॉर्डिंग यानी टेंस के अनुसार, टेंस के टेंस के अनुसार जो सेंटेंस है वो 6 प्रकार का। कितना प्रकार के? अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में जो सेंटेंस होगा वो 6 प्रकार का होगा, जिसमें हम 2 अगला दिन बता दिए थे। तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और आज 4 सेंटेंस बताने वाले हैं जिसमें एक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? और अगला होगा इंट्रोगेटिव एज निगेटिव, मतलब दोनों उसमें शामिल रहेगा, या फिर उसको इंट्रोनिगेटिव भी बोल सकते हैं, मतलब उसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। और अगला वाक्य जो होता है वो होता है WH वर्ड। क्या होता है? और अगला जो रहता है WH वर्ड का निगेटिव भी रहता है ना। तो एक हो गया इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोनिगेटिव, और एक WH वर्ड और एक WH वर्ड का निगेटिव, तो 4 और बचा हुआ है, और 2 यहाँ दिया हुआ, तो कितना वाक हो गया? 6 वाक। कितने वाक हो गए? 6। तो यहाँ क्या कह रहा था कि डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कर देना? छोड़ देना, उसमें आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है। बोलिए, उसमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो 5 सेंटेंस बचेगा, अफर्मेटिव को छोड़कर निगेटिव बचेगा, इंट्रोगेटिव बचेगा, इंट्रोगेटिव एज निगेटिव बचेगा, या फिर इंट्रोनिगेटिव उसको बोलेंगे, WH वर्ड बचेगा, और WH वर्ड का जो निगेटिव फॉर्म होता है वो बचेगा, उसमें हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे। बोलो यस या नो। अब आ जाइए क्रिया का रूप देख लीजिए। क्रिया का रूप क्या होता है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। क्या लिखे हैं? के साथ भार्व का कैमा रूप? 5वां रूप। तथा दे, वी, आई, यू एंड प्लूरल नंबर के साथ भार्व का पहला रूप प्रयोग में लाया जाता है। बोलो यस या नो। और इन सब का हिंदी ऊपर में हम बता चुके हैं। चलिए, अब इसमें क्या है, क्रिया का रूप तो जान लिए, लेकिन क्रिया के रूप में भी प्रॉब्लम है ना। कभी पहला होगा और कभी 5वां होगा, कभी पहला होगा और कभी कभी तो ऐसा होगा कि 5वां पहला में बदल जाएगा। बोलो यस या नो। तो इसके लिए हम एक स्पेशल रूल लिखे हैं क्रिया के रूप का VVI नोट। अब इसमें क्या लिखे हैं देखिएगा, डज का प्रयोग होने पर, किसका प्रयोग होने पर? अगर वाक्य में डज प्रयोग हो गया तो जो भार्व का 5वां रूप है वो भी कैमा रूप में बदल जाएगा, पहला रूप में बदल जाएगा। 5वां रूप भी पहला रूप में बदल जाएगा अगर डज लगा हुआ है तो। बोलिए यस या नो। तो चलिए अब आप लोग को हम बताने का प्रयास करते हैं। ये 2 सेंटेंस बताया हुआ था, अब तीसरा सेंटेंस से आप लोग को बताएंगे। बोलिए यस या नो। हाँ, तो चलिए यहां पर देखेंगे हम लोग।
तो आपका तीसरा सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? तीसरा सेंटेंस है ना। तो तीसरा सेंटेंस हम यहां पर लिख रहे हैं, ये आपका है तीसरा सेंटेंस। बोलिए यस या नो। और तीसरा सेंटेंस जो है वो कौन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? हाँ देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलिए यस या नो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य कैसा होता? देखिए हम इसी वाक्य पर आधारित बना रहे थे वाक्य, तो अफर्मेटिव और निगेटिव हम दे दिए हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता बाबू कि जो भी वाक्य रहेगा, जैसे मान लो कि श्याम आम खाता है, वाक्य क्या है? श्याम आम खाता है। वाक्य क्या है? श्याम आम खाता है। तो ये हो गया अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? श्याम आम खाता है, अफर्मेटिव। और अगर उसमें नहीं लगा दिए श्याम आम नहीं खाता, तब हो गया निगेटिव, है ना। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले लिखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लिख दें क्या? श्याम आम खाता है। बोलिए क्या लिखें? बताइए तो जरा हमें। श्याम आम खाता है। और इधर हम क्वेश्चन मार्क्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके आगे हम क्या लगाने वाले हैं। तो पहले से था श्याम आम खाता है, और अगर हम आगे कोई प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या, क्यों, कैसे, है ना, कब, कौन, है ना, ये सब कैसा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द। तो ये अगर हम जोड़ देंगे स्टार्ट में, कब? स्टार्ट में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स देना होगा। क्वेश्चन मार्क्स इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो हसुआ जैसा वो नजर आ रहा, ये क्वेश्चन मार्क्स है, और इसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आवाज में बोलिए, क्या कहते हैं? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाने वाले हैं। बोलिए यस या नो। तो बाबू सबसे पहले अगले दिन हम आप लोग को बताए थे कि 3 चीजों पर फोकस रखना। कितने चीजों पर? सबसे पहले समझना सब्जेक्ट। क्या समझना? सब्जेक्ट। और क्या समझना? वर्ब। और क्या समझना? ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज को समझना। तो सब्जेक्ट किसे कहते हो आप लोग को बताए थे? ट्रिकली विधि से। कौन विधि से? तो बताइए ट्रिकली रूप में बताए हैं कि नहीं बताए हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, है ना। तो जो कार्य को करता है, बोलो, जो कार्य को करता है वो क्या रहता? सब्जेक्ट। तो जैसे में यहाँ है क्या? श्याम आम खाता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा? श्याम। आम खाने के बारे में जो बोल रहा है वो कौन कर रहा? श्याम। तो श्याम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? समझ में आया? सब्जेक्ट कौन है? श्याम है। यहाँ पर हम दर्शा दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। बोलिए श्याम हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद भाव कौन है? तो सब्जेक्ट के द्वारा या कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है। क्या होता? तो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता, सब्जेक्ट के द्वारा जो, है ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा? देखो यहाँ आम खाने का, यानी खाने का काम किया जा रहा। क्या किया जा रहा? खाने का काम। बोलिए तो खाना का अंग्रेजी क्या होता? ईट। बोलिए। तो ये आपका वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन होता? जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। तो किसके बारे में कहा जा रहा? श्याम खा रहा, लेकिन क्या खा रहा? आम। तो आम का जो अंग्रेजी मैंगो हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। बोलिए यस या नो। अब बनाने के लिए सीखो बनता कैसे है। यदि वाक्य में वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्या हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आपको सबसे पहले स्टार्ट में क्या लगा हुआ? क्या। क्या लगा हुआ? तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो इसका बनाने का नियम क्या? बनाने का नियम है कि डू डज का प्रयोग होगा। बोलिए यस या नो। लेकिन डू डज का प्रयोग किसके साथ होगा वो देखिए। यहां पर लिखा हुआ ही, सी, इट, नेम। तो नेम मींस क्या होता? नाम। तो यहां नाम नजर आ रहा है श्याम। सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का प्रयोग होता है। कोई पूछेगा कि डू डज का प्रयोग किसके अनुसार होता है? तो सब्जेक्ट के अनुसार। बोलो किसके अनुसार? तो बताइए श्याम है यहाँ जी। तो श्याम यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा ही, सी, इट, नेम, है ना। नेम मींस नाम होता है। नेम मींस, तो श्याम भी तो एक नाम ही है। तो क्या लिखा है? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ कैमा रूप? हाँ रूप नहीं, प्रयोग। तो ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ क्या प्रयोग होगा? डज। बोलिए यस या नो। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ क्या प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। बोलिए यस या नो। किसका प्रयोग? तो डज का हम लोग कहां प्रयोग करेंगे वो समझ लो।
जब भी वाक्य में क्या लगा हुआ हो या प्रश्नवाचक कोई शब्द हो, प्रश्नवाचक कोई शब्द हो, तो डज का प्रयोग स्टार्ट में होता है। डज का प्रयोग कहां होता है? स्टार्ट में होता है। यानी क्या के जगह पर हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। बोलिए, क्या के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? आया समझ में कि नहीं? इसके बाद जैसे बनाता था वैसे बना दो। तो पहले किसका प्रयोग होता है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? श्याम। तो श्याम का अंग्रेजी लिखेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं? इसके बाद किसका? वर्ब का। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता था, तो वर्ब इसमें कौन है? खाता है। कौन है? तो खाता है कि रियल वर्ब देखना। तो खाता है कि रियल वर्ब क्या होगा? खाना। और खाना का अंग्रेजी क्या होता है? ईट। खाना का अंग्रेजी क्या होता है? ईट। तो यहाँ ईट दे दिए। बोलिए यस या नो। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ श्याम लिखा हुआ जो कि नाम है, नाम है ना। तो आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ बनाने के नियम में है ना, बनाने के नियम में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ कि ही सी इट नेम। ही सी इट नेम। नेम माने क्या होता है? नाम। एंड सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का। किसका प्रयोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे सर डज का तो प्रयोग कर दिए है ना, और क्रिया के रूप में दर्शाया हुआ है। क्रिया के रूप में है ना, क्या दर्शाया क्रिया के रूप में कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ भारों का कैमा रूप। तो आप लोग सोचिएगा कि कैमा रूप लग रहा है? पहला रूप। क्योंकि पांचवा रूप में एस लगता है। तो ये पहला रूप क्यों लग रहा है वो समझना। पहला रूप इसलिए लग रहा है बाबू कि यहाँ क्या प्रयोग हो गया? डज। क्योंकि क्रिया के रूप का वीवीआई नोट में देखिए लिखा हुआ है कि डज का प्रयोग होने पर, किसका प्रयोग होने पर? डज का प्रयोग होने पर भार्य का पांचवा रूप भी किसमें बदल जाता है? पहला रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बाबू? पहला रूप में। तो पहला रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो अब भार्य के बाद क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? आम। ऑब्जेक्ट कौन है? मैंगो है। तो यहाँ पर खाने वाला व्यक्ति एक है, इसलिए ए मैंगो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो आप लोग क्या लिखेगा? क्वेश्चन मार्क्स, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दीजिएगा। और इसको स्ट्रक्चर भी बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। STRUCTURE। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो पहले क्या है आपको? डज। तो डज के कैसे बनाएंगे? डज को कैसे लिखेंगे? डू ऑब्लिक डज। बोलिए यस या नो। डू ऑब्लिक डज हो गया। यानी डू डज क्यों लिखें? क्योंकि यहां भले डज हुआ लेकिन कोई कोई वाक्य में डू भी हो सकता है। और प्लस श्याम क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे SUB। और प्लस, प्लस में ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ V1 ही ओनली लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी भार्य का पांचवा रूप प्रयोग नहीं होगा। तो V1 लिखेंगे। और प्लस, प्लस में क्या है? V1 के बाद ये क्या नजर आ रहा है आप लोग को? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे OBJ, ऑब्जेक्ट। और प्लस में लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क्स। बोलिए यस या नो। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इस तरह से हम लोग कौन सेंटेंस को बनाएंगे? अब देखिए, अब ये तीसरा सेंटेंस आपको हो गया है ना। तीसरा सेंटेंस समाप्त हो गया। अब हम चौथा सेंटेंस बता रहे हैं। कौन सेंटेंस बता रहे हैं? चौथा सेंटेंस। कौन सेंटेंस? और चौथा सेंटेंस क्या है? देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही एक निगेटिव फॉर्म होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक क्या होता है? निगेटिव फॉर्म। ठीक है, उसका नाम है इंट्रोनिगेटिव। कई कई जगहों पर उसको इंट्रोगेटिव एज निगेटिव लिख दिया जाता है, लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट में लिखेंगे, इंट्रोनिगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, तो देखिए चौथा जो होता है INTERROGATIVE लिख दिए। तो क्या लिख दिए? इंट्रोगेटिव ना लिख दिए। लेकिन हमें इंट्रोगेटिव नहीं लिखना, इंट्रोनिगेटिव लिखना। इसका मतलब हुआ कि उसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। तो चलो इसको हम क्या कर देते हैं, यहां पर पैक कर दिए। देख रहे हैं, इंट्रो लिख दिए। इंट्रो के बाद ऐसे डैश दे देना, ऐसे डैश दे दोगे। इसके बाद लिखना निगेटिव। क्या लिखना है? निगेटिव। इंट्रो निगेटिव। क्या लिखना है? इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। इंट्रो निगेटिव। ये हो गया आपका चौथा सेंटेंस। बोलिए यस या नो। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम लोग गौर से, है ना। तो इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में इसी वाक्य को इंट्रोनिगेटिव अब बना देंगे। तो यहां पर क्या था? क्या श्याम आम खाता है। तो इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या हो जाएगा? यही वाक्य बदल के क्या हो जाएगा? क्या श्याम आम नहीं खाता है।
नहीं भी इसमें आ जाएगा। बोलिए यस या नो। क्या आ जाएगा इसमें? नहीं भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, नहीं भी आ जाएगा। देख लो गौर से, क्या लिखे हैं? क्या श्याम आम नहीं खाता है? क्या श्याम आम नहीं खाता है? तो देखो क्या आ रहा है इसमें, यानी प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो क्या आया इसलिए इंट्रोगेटिव भी हो गया, और नहीं आया इसलिए निगेटिव भी हो गया। इसलिए इस वाक्य को क्या कहा गया? इंट्रोनिगेटिव। क्या कहा गया? इंट्रोनिगेटिव। अब इंट्रोनिगेटिव को कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी के जैसा बनाना। बोलिए यस या नो। तो श्याम के साथ आगे क्या है? तो यहां पर भी देखो श्याम के साथ आगे क्या है, तो हम लोग यहाँ क्या लगाए थे? डज। तो बस यहां भी हम लोग डज लगा देंगे। बोलिए यस या नो। इसके बाद श्याम का अंग्रेजी था ना बाबू, तो श्याम दे देंगे। क्या दे देंगे? श्याम। बोलिए यस या नो। लेकिन इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें नहीं है और उसमें नहीं है। तो नहीं वाला वाक्य में क्या करना बाबू, कि जो नहीं का अंग्रेजी होता है वो होता नोट। बोलो नहीं का अंग्रेजी क्या होता? हाँ, नहीं का अंग्रेजी। अब नोट से कैसे बनाएंगे? गौर करना, नोट को कहां पर डालेंगे। अब इसको गिनती करो तो नोट हम लोग जब लिखते हैं तो नोट कितने अक्षर का होता है? 1 2 3। कितने अक्षर का होता है? कितने अक्षर का? तो नोट का प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अक्षर नहीं बोलना बाबू। NOT जो है ये 3 वो आपका क्या है? 3 क्या है? नोट जो है 3 लेटर से बना। बोलिए यस या नो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 1 2 3 है, इसलिए 1 2 3 है, इसलिए नोट का प्रयोग तीसरा में करेंगे। कहां करेंगे? तीसरा में करेंगे। यस या नो। अब देखिए गौर करिएगा आप लोग, तो तीसरा हम कैसे करेंगे? डायरेक्टली अब यहाँ नोट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अहू बहू उसके जैसा बनाएंगे। श्याम हो गया, नोट तो एक्स्ट्रा डालें क्योंकि नहीं था इसलिए। और कभी भी याद रखना एकदम, कभी भी अगर इस वाला वाक्य रहेगा तो आप नोट का प्रयोग यहाँ ही करिएगा। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? श्याम के बाद क्या था? इट। जैसे था वो हू बहू वैसे लिख दो, इट लिख दिए। इसके बाद क्या है? ए मैंगो है। बोलिए यस या नो। क्योंकि ये सब नहीं समझाना, ये तो ऊपर समझाया हुआ है। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेंगे। सब लोग क्वेश्चन मार्क्स देंगे। बोलिए यस या नो। और इसके बाद अब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस का। अच्छा, स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट थोड़ा लिख रहे हैं, ST लिख रहे हैं। ST मतलब स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा डू ऑब्लिक डज। सबसे पहले क्या होगा? डू ऑब्लिक डज। ये दोनों में से कोई हो सकता है। और इसके बाद प्लस में क्या होगा? सब्जेक्ट SUB हो सकता है। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नोट होगा। नोट भी इसमें न होगा। प्लस में इसके बाद क्या होगा? V1 होगा। V1 यानी भारो का पहला रूप। इसके बाद जो ए मैंगो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और प्लस में लास्ट में लगा देना है क्या? क्वेश्चन मार्क्स। बोलिए यस या नो। यस। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां सेंटेंस। कौन सेंटेंस? तो 5वां सेंटेंस का नाम है WH वर्ड। WH वर्ड। बोलिए क्या नाम है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका WH वर्ड क्यों नाम है। तो देखो WH वर्ड इसलिए नाम है कि जो वर्ड W और H से शुरू होता है उसी को WH वर्ड कहते हैं। शुरू रहेगा WH वर्ड से। बोलो ना जी, है ना। यानी उस वाक्य में W और H से, गौर करिएगा, उस वाक्य में क्या रहेगा बाबू कि हम जब वाक्य लिखेंगे, वाक्य क्या करेंगे? लिखेंगे, तो उसमें W और H से शुरू होने वाला शब्द जरूर रहेगा। WH वर्ड में W और H से शुरू होने वाला शब्द जरूर रहेगा। ठीक है। अब जैसे गौर करें, जैसे मैं मान लो कि हम उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, WHO हु मीन्स क्या होता है? कौन। तो ये शब्द इसमें रह सकता है। और देखो WHAT व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। ये रह सकता है। WHY इसका मतलब वाई यानी क्यों, ये भी रह सकता है। अब H से एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे में हाउ, HOW, हाउ जी, HOW, हाउ मीन्स कैसे। तो W और H से वर्ड शुरू रहेगा, यानी ये जो वाक्य रहेगा इस वाक्य में W और H से वर्ड शुरू होगा। बोलो, है ना। यानी उसमें इस तरह के वाक्य में क्या होता है कि WH वर्ड वाला वाक्य में, है ना, उसमें W और H से शुरू होने वाला शब्द का मिश्रण रहता है। बोलिए यस या नो। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है? WH वर्ड। अब हम लोग WH वर्ड वाला एक वाक्य लेंगे। WH वर्ड वाला क्या लेंगे? एक वाक्य लेंगे। जैसे में देख लो, एक वाक्य है,
और वाक हम लोग इसी वाक को हम अगर WH वर्ड बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो लिख देते हैं, यहां पर लिख रहे हैं श्याम, क्या लिख रहे हैं बाबू, श्याम, श्याम क्यों आम खाता। देखो क्वेश्चन बना दिए, श्याम क्यों आम खाता है। देखिए श्याम क्यों आम खाता, तो जवाब में कोई कोई बच्चा जो साधारण बच्चा रहता वो सीधा कहेगा श्याम क्यों आम खाता है। कोई पूछेगा तो कहेगा उसको पापा लाए थे इसलिए खाता है ना। ऐसा बात नहीं है बाबू, है ना। ये वाक्य बनता है, यहाँ पर देखो क्यों है, तो हमने क्या कहा था कि WH वर्ड वाले वाक्य में कहीं ना कहीं W और H से शुरू होने वाला शब्द जरूर रहेगा। तो W और H से शुरू होने वाला शब्द है ना, हाँ बोलो। क्यों किससे शुरू हो रहा, W से, WHY, इसका मतलब क्यों हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग को गौर करने वाली बात समझ में आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ क्यों जो है ये भी एक प्रश्नवाचक शब्द है, और क्या भी यहाँ पर जो था ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है और यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है, और इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क्स लगता है और इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क्स लगता है। लेकिन अंतर क्या वो समझना, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के पहले रहेगा, सब्जेक्ट के देखो श्याम के पहले है कि नहीं, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। बोलो यस या नो। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, WH वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, और यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के पहले। बोलो आया समझ में। सब्जेक्ट के पहले है तो क्या इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट के बाद है तो WH वर्ड। अब WH वर्ड वाला में क्या होता है, एक और चीज आप देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का अंग्रेजी हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ था। लेकिन WH वर्ड वाला में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका भी अंग्रेजी होता। बोलो यस या नो। तो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं। सबसे पहले डिफरेंट तो ये हुआ कि सब्जेक्ट के बाद रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, और यहाँ सब्जेक्ट के पहले रहेगा, सब्जेक्ट के पहले रहेगा प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव में। तो अंतर हो गया ना कि सेम है। और जब अंग्रेजी बनेगा तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द का भी अंग्रेजी होगा, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी नहीं होता था। यस या नो। तो चलिए, सबसे पहले WH वर्ड में क्या किया जाता है कि जो WH वर्ड शब्द है, WH वर्ड शब्द है उसी का अंग्रेजी किया जाता है। तो इसमें WH वर्ड शब्द कौन है, क्यों, यानी प्रश्नवाचक शब्द। जो W और H से शुरू होने वाला शब्द कौन है, क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो बताइए क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, WHY। बोलो यस या नो। इसके बाद क्या होता है कि डू और डज का प्रयोग करना इसके जैसा। तो बताइए श्याम के साथ डू प्रयोग होगा कि डज, डज। यहां लिखा हुआ बनाने के नियम में, देख लो बनाने के नियम में, ही सी इट नेम, नेम है, नेम नाम यानी श्याम नाम है, एंड सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग। और हम लोग हमेशा इधर लगाते आ रहे हैं, सब श्याम वाला वाक्य ही तो बना रहे हैं। तो क्या करना है कि WH वर्ड शब्द के बाद जस्ट डू और डज का प्रयोग करना। तो डू और डज में क्या लगने वाला है, डज। इसके बाद सब्जेक्ट देना, डू के बाद सब्जेक्ट होता है WH वर्ड में, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट कौन है, श्याम। तो अब श्याम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, श्याम। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, यस आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो वाई डज श्याम हो गया। तो अब सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद कौन होता है, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद कौन होता है, तो वर्ब कौन है, हाँ, जैसे कि ऊपर में था तो वर्ब कौन था, इट, इट ना था। और इसके बाद वर्ब के बाद कौन होता, ऑब्जेक्ट। तो ए मैंगो। बोलिए यस या नो। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। बोलिए यस या नो। अब इसको अगर स्ट्रक्चर आप लोग के कह दें कि स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं बाबू, शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ा सा अभी क्या है, कम है। चलिए, तो स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख के आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर अब समझिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सबसे पहले ये, तो इसका नाम है WH वर्ड। क्या नाम है, तो यहां पर लिख दिए WH वर्ड। यस या नो, WH वर्ड सबसे पहले। इसके बाद WH वर्ड के बाद क्या, डू ऑब्लिक डज, यानी डू और डज दोनों में से कोई हो सकता है, डू या डज। बोलिए यस या नो। डू या डज के बाद क्या हो सकता है, डू या डज हो गया, डज के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देंगे।
सब्जेक्ट। इसके बाद कौन है? इट है क्या? वर्ब का पहला रूप, तो V1 देंगे। बोलिए यस या नो। अब V1 के बाद ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट देंगे। बोलिए यस या नो। अब प्लस लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क्स, तो क्वेश्चन मार्क्स भी देना नहीं भूलेंगे। बोलिए यस या नो। अब एक वाक और है, और वो है लास्ट वाक, WH वर्ड का निगेटिव फॉर्म। बोलो यस या नो। तो लिखेंगे WH वर्ड, क्या लिखेंगे? और इधर हम लिख दे रहे हैं निगेटिव। क्या लिख दे रहे हैं? निगेटिव इसलिए लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि ये WH वर्ड का हम लोग नकारात्मक वाक पढ़ेंगे, है ना। अब इसी में क्या रहेगा कि श्याम क्यों आम नहीं खाता, या फिर श्याम क्यों नहीं आम खाता, ऐसे भी रह सकता है ना। तो इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो एक निगेटिव वाक्य देखो हम बना के बता रहे हैं, WH वर्ड का निगेटिव। किसका निगेटिव? WH वर्ड का निगेटिव। तो क्या लिखिएगा बताइए? श्याम क्यों, क्या लिखेंगे? श्याम क्यों आम, आम है ना, श्याम क्यों आम नहीं खाता है। आ रहा समझ में आप लोग को? क्या लिखा मैंने वाक्य? श्याम क्यों आम नहीं खाता। तो ये WH वर्ड का निगेटिव बन गया, और ये WH वर्ड का समझिए अफर्मेटिव है। जैसे यहां पर देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव होता था, तो ऐसे मूल रूप से वाक्य 3 ही है, 3 से 6 बना दिया। देखो एगो अफर्मेटिव था, तेकर निगेटिव बन गया। यहाँ एगो इंट्रोगेटिव था, तेकर एगो इंट्रो निगेटिव बन गया। यहाँ एगो WH वर्ड है, तो WH वर्ड का निगेटिव बन गया। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 वाक्य हो गया। बोलिए यस या नो। अब इसको इसी जैसा ना बनाएंगे, तो सबसे पहले वाई लगा, तो वाई लगा दें, तो सबसे पहले वाई लगा देंगे। बोलिए यस या नो। इसके बाद क्या होता है? डज, तो डज लगा देंगे। बोलिए यस या नो। डज के बाद क्या होगा? श्याम है, डज के बाद क्या है? श्याम है। बोलिए यस या नो। हाँ, तो डज के बाद श्याम है, तो श्याम लगा देंगे। बोलिए श्याम के बाद कौन है? श्याम के बाद अब देखिए यहां पर अब गौर करने वाली बात है ना। यहां पर क्या गौर करना है वो समझना है आप लोगों को, क्योंकि यहां हम लोग जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो WH वर्ड का निगेटिव फॉर्म पढ़ रहे हैं। WH, हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा कि आपने क्या दिया? वाई दे दिया, डज दे दिए, श्याम दे दिए। अब नहीं यहां पर भी है, तो नहीं इसमें क्या होता है कि देखो इंट्रो निगेटिव में क्या होता है कि नोट का प्रयोग तीसरा में होता है, जबकि WH वर्ड के निगेटिव में नोट का प्रयोग चौथा में होता है। बोलो यस या नो। यानी वाई डज मतलब पहले WH वर्ड, फिर डू ऑब्लिक डज, इसके बाद सब्जेक्ट, तब नोट, है ना। अब नोट का प्रयोग यहां करेंगे। बोलो यस या नो। और नोट के बाद जैसे जैसे था वैसे लिखेंगे। तो नोट के बाद और क्या था? वाक्य इट था, तो इट लिखेंगे। इट के बाद क्या था? ए, और ए के बाद क्या था? मैंगो था। बोलिए यस या नो। और क्वेश्चन मार्क्स भी था ना। अब इसमें स्ट्रक्चर सजा देंगे। क्या सजा देंगे? स्ट्रक्चर। क्या सजा देंगे बाबू? स्ट्रक्चर सजा देंगे। क्या सजा देंगे? तो स्ट्रक्चर देखो यहां पर हम सजा दे रहे हैं। बोलिए यस या नो। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले वाई ना है जी, सबसे पहले वाई है। तो वाई को हम लोग क्या कहते हैं? WH वर्ड। वाई को हम लोग क्या कहते हैं? WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड देंगे। सबसे पहले क्या देंगे? WH वर्ड। तो दे देते हैं, दे दें। तो ये हो गया आपका WH वर्ड। यस या नो। और WH वर्ड के बाद, WH वर्ड के बाद, WH वर्ड के बाद क्या है? डू ऑब्लिक डज। क्या है? हाँ, यहां पर आप बना देते हैं। इसके बाद है डू ऑब्लिक और प्लस, इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या है? नोट, नोट। और नोट के बाद क्या है? V1। क्या है नोट के बाद? V1। और V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क्स, है ना। तो ये हुआ आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट। पार्ट 1 में हमने अफर्मेटिव और निगेटिव की चर्चा की थी, और ये पार्ट क्या है? 2 है। तो आप लोग घर पर जाएं और अच्छे से पढ़ें, और जिनको कम समझ में आता दोबारा तिबारा देख सकते हैं, और वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एज नेगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड का निगेटिव फॉर्म बनाया जाता है ना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और लाइक करेंगे हमें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।
और सभी लोग अपने घर में जाकर स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो को बंद करना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और आप लोग को अगले दिन बताए थे, ये वीडियो तो समाप्त हो गया है और ये पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग को बताया गया। और आप लोग को ये भी बोले थे कि अगले दिन सारे लोग को याद करके आना। बोलो यस या नो। और ये जब फर्स्ट पार्ट इसका हम बता रहे थे तो फर्स्ट पार्ट के समय में गर्ल्स लोग से सुने थे, यस या नो। लेकिन बॉयज लोग से नहीं सुन पाए थे क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा था और आज भी बहुत संख्या में है ना। तो हम सिर्फ चाहेंगे कि बॉयज जो अगला जो 2 लाइन है, 2 पंक्ति, कितना पंक्ति? 2 पंक्ति। अगला लाइन में 5 है, दूसरा लाइन में 4 है, तो ये 5 और 4, ये 9 बच्चा आप लोग मेरे पास आएंगे और आप लोग से थोड़ा सुनेंगे कि आप लोग को कितना याद है, कितना याद किए हैं। तो आप लोग ये दो बेंच वाला सिर्फ आइए, 2 पंक्ति वाले, 2 लाइन वाले ही आएंगे, बाकी लोग अभी बैठे रहे आराम से क्योंकि सब लोग को यहाँ पर खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा। आराम आराम से आएंगे, बहुत अच्छे, एकदम आराम आराम से, धीरे धीरे आए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम आराम से आए। और थोड़ा बीच में पैर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, बीच में पैर रखें नहीं तो उलट सकता है। आराम आराम से आए, बहुत अच्छे से आएंगे, धीरे धीरे दम आएंगे, आराम आराम से सब लोग आ जाएंगे और सब लोग दम आराम से आएंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो सारे बच्चे आ गए 2 लाइन के, कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9, बहुत अच्छे। आप थोड़ा ऐसे खड़ा हो जाइए, अच्छे से दम, अच्छे से खड़ा हो जाइए, दम अच्छे से खड़ा हो जाइएगा। और जिनसे भी हम बोलेंगे वो बीच में आकर ऐसे बताएंगे, यहाँ पर आकर बताएंगे, ओके? यस या नो? तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए, तो सब लोगों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिए थे, यस या नो? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग को कितना याद है वो हम सुनना चाहते हैं, तो आप लोग सुनाइएगा। याद किए हुए हैं? पूछ लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ हम पहले टेंस पढ़ाए थे कि टेंस कितना प्रकार का होता है, यस या नो? ये सब भी थोड़ा हम पूछ लेंगे, ठीक है? और आप लोग को एकदम पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ जवाब देना है। और ये मेरे पास एक और दूसरी माइक है, ये माइक लेकर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे ये माइक को थोड़ा सटा कर बोलेंगे। और यहाँ पर सारा बोर्ड में थोड़ा सा बोर्ड से फैले होंगे, बोर्ड में सटेंगे नहीं ज्यादा, है ना। और आप लोग क्या करिएगा कि बोर्ड तरफ आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड के अपोजिट हम खड़ा किए हैं, यस या नो? ताकि किसी भी बच्चा को दिखाई नहीं पड़े और खास करके जो बोलेगा वो आपके सामने देखेगा। बोर्ड कहाँ है? पीछे, तो उसे दिखने वाला नहीं है। चलिए हम पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? सामने आएंगे, माइक लेंगे, क्या नाम है आपका? आयुष राज। आयुष राज, आयुष राज से हम पहला सवाल कर रहे हैं, आप बताइए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? There are 3 kinds of tense. स्पीक्स नेम? The first of present tense, the second of past tense, the third of future tense. बहुत अच्छा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जाइए, याद है इनको। अब अगले स्टूडेंट आएंगे, आपका क्या नाम है? आगे आकर बोलेंगे। हर्ष कुमार। हर्ष कुमार इनका नाम है। हर्ष कुमार जी आप बताएंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? There are 4 kinds of present tense. स्पीक्स नेम? The first of present indefinite tense, the second of present continuous tense, the third of present perfect tense, the fourth of present perfect continuous. बहुत अच्छा, एक जोरदार क्लैपिंग करिए इनके लिए, बहुत अच्छा बताए हैं। और अगले स्टूडेंट से हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे तीसरा सवाल कर लेते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस? थोड़ा सा मैक्स हटाकर बोलेंगे। There are 4 kinds of past tense. स्पीक हैं। और हमारे अगले स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार जी हैं, इनसे सवाल कर लेते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस? There are 4 kinds of past tense. मैक्स हटाकर थोड़ा बोलेंगे। स्पीक्स नेम? The first of past indefinite tense, the second of past continuous tense, the third of past perfect tense, the fourth of past perfect continuous tense. बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए, बहुत अच्छा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक और स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, आपसे सवाल है और थोड़ा आगे आने का प्रयास करेंगे और आगे आएंगे थोड़ा सा। चलिए, एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा, मैक थोड़ा पीछे करेंगे, ऐसे तो मैक नहीं बोलना है, हेलो इस तरह से बोलना है, ठीक है? अब आप हमें बताने का ये प्रयास करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बताए थे, जिसका पहचानने का नियम सुनाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम आवाज में बोलेंगे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते होता, होती हूँ इत्यादि लगा हुआ रहे हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। बहुत अच्छा बताया है, थैंक यू। और एक और स्टूडेंट है हमारे पास, ये छोटू कुमार, बहुत मोटे स्टूडेंट हैं, खा पी कर मोटे हो गए। खैर कोई बात नहीं, मोटा होना अनिवार्य है क्योंकि हर माँ बाप सोचता है कि बच्चा मेरा क्या हो जाए,
मोटा हो जाए, है ना? बहुत अच्छा। चलिए आपके लिए सवाल है, माइक में बोलिएगा आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बनाने का नियम क्या है? ही सी इट नेम एंड सियोर नंबर के साथ दस का दे भी आयन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ चलिए सही बोले हैं, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए भी होना चाहिए। और थोड़ा आवाज आप साफ करेंगे क्योंकि आपका आवाज साफ नहीं आता है। और एक और स्टूडेंट मेरे पास है, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार जी मेरे पास हैं। धीरज कुमार जी, क्या आपको याद है पूरा? यस सर। तो बताइए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसका बनाने का नियम अभी छोटू जी बता कर गए, है ना? तो बनाने का नियम का एक वीवीआई नोट लिखवाएं। क्या हो वीवीआई नोट? डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर से सभी सेंटेंस के साथ किया जाता है। बहुत अच्छा, क्लैपिंग होना चाहिए इनके लिए भी। और बहुत अच्छे से याद किए हैं, मेहनत किए हैं, इनका मेहनत रंग लाने वाला। और ये रवि जी हमारे पास मौजूद हैं, देखते हैं इनको कितना याद है। और आप हमको ये बताने का प्रयास करिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया का रूप क्या होता है। माइक में सटा कर बोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ भाव का पांचवा रूप तथा दे भी आयु एंड पूरा नंबर के साथ भाव का पहला रूप प्रयोग में लाया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक और मतलब लास्ट स्टूडेंट है, इनको से भी देख लेते हैं कितना याद है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया का रूप का वीवीआई नोट बताना है। डज का प्रयोग होने पर भाव का पांचवा रूप भाव का पहला रूप बदल जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए सारे स्टूडेंट ने लगभग सही बताया है और बहुत अच्छे से याद किया है। इसी तरह आप लोग भी मेहनत करते रहिए। और आगे वाला जो पंक्ति वाला जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, माफी चाहेंगे उनसे, क्योंकि उतना समय नहीं है यहाँ पर, उतना जगह भी नहीं है। तो इतना सही सुनेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को हम बुलाएंगे और सुनेंगे कि आप लोगों को कितना याद है। तो सारे लोग को एक जोरदार क्लैपिंग से इनका स्वागत करेंगे। और फिर से अगले वीडियो में हम मिलेंगे और आप लोग को नया नया वीडियो इसी तरह से देंगे। और अगला वीडियो जो टेंस का बनेगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका पार्ट 1 एक ही पार्ट में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था, कभी क्या होता था, पहला रूप कभी पांचवा रूप, लेकिन उसमें ओनली फॉर वर्ब का चौथा रूप होगा। तो वहां कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कभी इसमें डू होता है, कभी ना होता, कभी डज होता है, कभी ना होता, लेकिन उसमें होगा तो होगा, उसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसलिए इसका 2 पार्ट बनाया है, लेकिन अगले टेंस से पार्ट 1 यानी एक ही पार्ट में वीडियो क्लीन हो जाएगा। बोलिए यस या नो? यस सर। तो आप लोग को घर पर जाकर वीडियो को देखें और हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलें। और आप लोग सभी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मजा आने वाला है। और आने वाले दिनों में और मजा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत जल्द एक बड़ा सा कैमरा खरीदने वाले हैं और कुछ सालों के बाद, 1 आध साल के बाद, एक स्मार्ट बोर्ड भी खरीदेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।